मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। कि अचानक मेरे प्रोड्यूसर का फोन आया कि आपने फना देखी। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मैंने कहा नहीं, तो जाके देख के आइए। अब उसने बताया कुछ नहीं मुझे। मैं जब फना देखने गया था, मैं कहा अरे तो मेरी कहानी है। लेकिन वो न्यूज जो है वो जितने बजे आनी थी उस वक्त नहीं आई। वो 12:30 बजे रात को आई जब कोई नहीं देखा। छोटे कद के इंसान से आदमी बहुत सारे पंगे ले लेता है। अंधों से नहीं लेता, लंगड़ों से नहीं लेता, लूलों से नहीं लेता, लेकिन छोटे कद से ले लेता है। वो क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है कि उसको ये कंफर्म है कि ये रिटेलिएट करने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहला गलती है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। थैंक यू दादा। अब दोबारा गलती नहीं करेंगे दादा। तुमको नहीं छोड़ रहे हैं, तुम हमरे लड़का थोड़ा ही हो। तुम्हारे जुल्फ के If it is written in your destiny, somehow बहुत सी तकलीफों के बाद हो जाता है। साए में शाम कर लूंगा। अरे तुम कहाँ हो यार? तुमको कमल हसन ढूंढ रहा हूँ। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। उन्होंने कहा दिमाग खराब है क्या? कमल हसन हमको काहे को ढूंढेगा भाई? सफर उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। कि मैं तो तमाशा था। मुझे मेरी हाइट की वजह से मुझ जैसे लोगों के लिए बड़ा जीना दुश्वार था। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बच्चे पीछे लग जाते थे सड़क पे। और ऑस्कर लेके आए, ये सारा भारत चाहेगा। सर आप मुझे एक बार काम दे के देखिए सर, मैं अमिताभ बच्चन की कुर्सी कर दूंगा। नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूँ गोल्डन मोमेंट विथ विजय पांडे के चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी अच्छा हूं। व्यापार जब भी करो, जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। आनंद के साथ मैंने पहले इधर उधर लिखा था। इधर उधर के बाद इसी बहाने लिखा। इसी बहाने के बाद फिर इंद्रधनुष लिखा। इंद्रधनुष के बाद मैंने फिल्म चमत्कार लिखी। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। वो दूसरों के दिमाग में नहीं आ सकते हैं। अंधा, आज तक हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अंधा सपना देखता है कि नहीं देखता है। कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हम जैसे लोग हैं, सब जगह हैं। और सब जगह बिहेवियर जो है वो होता क्या है कि ऐसे लोगों से लोग सिंपैथी तो जरूर रखते हैं, लेकिन अपना कहने में शर्माते हैं। अब सारे भारतवासी से मेरी ये विनती है, गुजारिश है, इंतजार कीजिए गोल्डन मोमेंट विथ विजय पांडे। जानेंगे कर्म योद्धा MM फारूकी उर्फ लिलीपुट साहब के जिंदगी से जुड़ी उन तमाम पहलुओं को और समझेंगे कि कुछ भी संभव है इस दुनिया में अगर आपके पास कर्म की इच्छा शक्ति है। बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में, जो एक बहुत ही प्रेरणादायी जीवन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। गया के एक ऐसा शहर जहाँ सीधे साधे गांव का एक माहौल, और कहाँ मुंबई की माया नगरी। तो ये शुरुआत कैसे हुई कि हमें अब मुंबई जाना चाहिए? कि मैं तो तमाशा था। मुझे मेरी हाइट की वजह से हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में तो उतना नहीं है, फिर भी हमारे ज़माने में
मुझ जैसे लोगों के लिए बड़ा जीना दुश्वार था। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बच्चे पीछे लग जाते थे सड़क पे। तो वो सब कॉम्प्लेक्स जो था वो, उसको मैं अपने आप को मैंने तोड़ने नहीं दिया। लोग मुझे जलील करने से नहीं थक रहे थे और मैं उन्हें कामयाब होने से रोक रहा था। तो एक कॉम्प्लेक्स था कि भाई बहुत ही बेकार जिंदगी है, जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, लोग जो है तमाशे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इज्जत कैसे पाई जाए। अब पढ़ने में तो मैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, लेकिन चूंकि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा पढ़े, मैंने भी पढ़ा, बीएससी किया साइंस के साथ। अरे क्या खा की इज्जत होगी मेरी, हैं? भला भीख मांगता हूँ मैं, मेरी क्या इज्जत? नहीं, मेरी नजर में तो आपकी बहुत इज्जत है। गधा है तू, नौकर है ना, इसीलिए साला हट्टा करता हूँ मैं, फिर भी भीख मांगता हूँ। उसके बाद अपने एक दोस्त गणेश शर्मा, मेरा उसको हम लोग गन्नू बोलते थे, उसका एम्पल बनाने का कारखाना था, तो उसमें मैं लग गया। लेकिन वो हमारा तो था नहीं। एक्टर मैं शुरू से था, लेकिन मुझे एक्टर हूँ मैं ये मालूम मुझे खुद नहीं हुआ, ये मेरे गुरु को पहले पता चला, हमारे गुरु भगवान बाबू को। एक बार हुआ ये कि हम लोग सरस्वती पूजा में जा रहे थे स्कूल शाम को, तो हम हमारे बड़े भाई के साथ जा रहे थे, तो एक जगह आके वो अचानक गायब हो गए और मैं बच्चा, तो मैं रोने लगा, भैया भैया करने लगा। तो इत्तेफाक ये था कि जहाँ पे हम रो रहे थे खड़े होके, वहीं पे मेरे प्रिंसिपल साहब का मकान था, तो उनके भांजे ने मुझे ऊपर से देखा और दौड़ा दौड़ा नीचे आया। क्या हुआ? हमने कहा भैया। तो वो मुझे अपनी साइकिल पे बिठा के स्कूल ले गया। तो हमारे प्रिंसिपल साहब भगवान वो सामने ही खड़े थे, तो मैं जाके गया तो रोने लगा कि भैया। उनसे कोई असर नहीं हुआ, बोले कुछ नहीं, तुम्हारा भैया यही है, चलो आओ मेरे साथ। बोले कि मुझे एक क्लासरूम में ले गए जहाँ बहुत से लड़के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बैठे थे, सब तैयार हो रहे थे, और हमारे ज़माने के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लखन डांसर, वो मेकअप कर रहे थे। तो उनसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, भगवान बाबू ने, कि इसके दाढ़ी पे, यहाँ पे ठुड़ी पे एक दाढ़ी लगा दो। मुझे कुछ नहीं मालूम है कि क्या है। उन्होंने दाढ़ी लगा दी। दाढ़ी लगा के हम चले गए उनके पास। उन्होंने कहा जाओ जाओ स्टेज पे जाओ, कुछ करो। कुछ करो, पता नहीं कुछ अजीब सी कैफियत हुई। मैं अपनी मैं बदल गया अपने आप। चलो सबका जूठा खाता हूँ मैं, जूठा चावल, जूठी दाल, सूखी रोटी। एक काम कर, अपने हाथ से मेरे थैले में डाल दे, मैं भिखारी हूँ, चोर नहीं हूँ। और चाल टेढ़ी करके अजीब सा कुछ हरकत करने में करता हुआ मैं स्टेज पे चला गया। वो जाके अपना मुंह बनाने लगा और माइक को फूका और धक्का दिया कि मेरे फूंक से माइक गिर गया। लोग लाफ्टर मिला। अब लाफ्टर मिलता है तो कॉमेडियन तो चौड़ा हो ही जाता है। मैं भी चौड़ा हो गया, इछल उछल के इधर उधर हाथ वाथ फेंक के। उर्दू के बुक में हमने एक ड्रामा था आगा कश्मीरी का, नेकी बदी, तो उसका एक शेर था जो हमको याद था और वही मैंने वहाँ जोर जोर से बोलना शुरू किया और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब लोग जब एंजॉय करने लगे तो मैं फैल गया। अब मैं स्टेज से हटने का नाम न लूं। मैं तो लगा पड़ा हूँ, लोग हंस रहे हैं, मैं लगा पड़ा हूँ। अब पीछे से आवाज आ रही, हो गया मिस्सू आ जाओ, हो गया मिस्सू आ जाओ। अब मिस्सू का है कुछ सुने, मुझसे को तो लाफ्टर मिल रहा था, तो बैठे हम अपना काम करते रहे। फिर अचानक पीछे से कोई आया, भगवान बाबू ने भेजा, वो मुझे पीछे से उठा के ले गया। तो भगवान बाबू ने गाल वाल थपथपा दिया। तब मुझे लगा कि ओ
मैं आर्टिस्ट हूँ। कौन है रे, कौन है रे, तोरी को पड़िया फोड़ अब हम। कहो भाई तानसेन। आपको देखते हैं ना मालिक, वो चिंटू साहब उधर हैं। उसका दांत तोड़ दिया है तुम्हारे इस केक ने। लगता है 15 साल की शादी ठीक दांत की तरह टूट जाएगी। अच्छा, लेकिन लोग जो हंस रहे थे वो मेरी एक्टिंग पे हंस रहे थे क्या मेरे छोटे होने पे हंस रहे थे? ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो हमने कहा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और भी नाटक करने पड़ेंगे। तो फिर हमने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया और लोगों ने बहुत सराहा। मेरा एक दोस्त था सुबोध, उसको बहुत शौक था कि मेरा मिस्सू जो है वो फिल्म में जाए और महमूद साहब को पीछे छोड़ दे। अब महमूद साहब हम कहाँ, अब हम इतने गरीब घर के हम लोगों को बॉम्बे सोचना ही बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन ये जरूर था कि हाँ भाई अब यही एक रास्ता है जहाँ से हम जो है वो शायद इज्जत पा सके। उसमें भी शायद लगा हुआ था। क्या सीना है हमार? नहीं, भटिंडे वाले। हाय क्या मछलियाँ है हमार ना। नहीं, भटिंडे वाले की। अरे सब भटिंडे वाले का है तो भटिंडे वाले को बुलाओ ना, हमको काहे को खामखा में। तो अशोक नारायण ने हमें पहले भी देखा हुआ था प्रोग्राम में। वो मुझे जिला स्कूल के सामने मिल गए। मैं पैदल चला आ रहा था, वो साइकिल से चले आ रहे थे। मुझे देखा तो साइकिल रोकी, उतरे और बोले जनाब आप यहाँ कहाँ अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, आप बॉम्बे आ जाइए। मैं अर्जुन हिंगुरानी को असिस्ट कर रहा हूँ और वो 2 फिल्म बना रहे हैं अभी, कातिलों का कातिल और करिश्मा कुदरत का या खेल खिलाड़ी का, ऐसा कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। हमने कहा यार इतना गरीब आदमी, घर में 2-2 दिन में खाना नहीं खा पाता हूँ, बॉम्बे कहाँ से जाऊँगा। बोला कि देखो भाई मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओगे तो हम तुमको एक आध 2 सीन में डाल देंगे तो तुम तो छा जाओगे एक ही सीन करके। इतना बड़ा प्रोत्साहन मिला मुझे। मैंने कहा काश मैं जा सकता। हो गई बात। फिर मैंने अपने सुबोध से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो अरे उसने फौरन जेब से 150 रुपया निकाला और मुझे दिया, जा बुक करो सीट बॉम्बे की। वो लेके मैं गया जंक्शन पे गया। जंक्शन पे जाके दैट वाज 1975 25 नवंबर शायद। वो बुकिंग का डेट नहीं याद है, लेकिन इतना याद है मुझे कि वहां मैंने अपना नाम पहली बार लिली पुट लिखवाया था। गया में बहुत हंगामा हो गया कि अरे विस्सी बाबू जो है वो बॉम्बे जा रहे हैं। भाई विस्सी बाबू बॉम्बे जा रहे हैं। उस वक्त बॉम्बे जाना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बड़ी इज्जत हो गई मेरी। हमने कहा यार कमाल हो गया है, तो यार खाली खबर सुनने से ऐसा हाल है, तो जब मैं एक्टिंग करके कैमरे के सामने एक्टिंग करूंगा तो क्या हाल होगा। बड़ी उम्मीद जागी। हम 31 दिसंबर 1976 के 31 दिसंबर को 12:30 बजे दिन में दादर स्टेशन पे कदम रखा। अशोक नारायण आए थे रिसीव करने। तो पहला सेंटेंस उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको मेरी चिट्ठी नहीं मिली। मैंने कहा नहीं, क्यों? तो अरे यार मैंने आने को मना किया था। आए क्यों? तो मैं लेट आया यहाँ तो मेरी नौकरी चली गई। ये गुनहगार है, मदकार है, बदकार है, गद्दार है, मारो मारो। अरे अब आंख में घूमने लगा गया कि इज्जत, अब जाऊंगा तो लोग तो ऐसे भी हंसते हैं, अब तो और भी हंसने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा। और मैं रुक गया। तो अशोक ने पहले से मेरा एक ट्यूशन का इंतजाम करके रखा था। अब 130 रुपया लेके आया था मैं। तो
वो ट्यूशन करने लगा, फिर अशोक के साथ ही रहने लगा। मजेदार बात यह है कि लोग जो हैं अशोक की खिंचाई करने लगे मेरी वजह से कि तुमने किसको यार बुला लिया बॉम्बे, इसका क्या होगा, इसको क्यों तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ बुला लिया। अशोक बड़े सीधे हैं, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने हमसे कहा कि खबरदार, जो तुमने कहा कि मैंने बुलाया, तुम कहो तुम खुद आए हो। हम कहा ठीक है, लेकिन बुलाया तो तुमने यार, क्रेडिट तो तुमको जानी चाहिए। तो कहता ना ना हमने नहीं बुलाया, तुम खुद आए हो। ठीक है भाई, हम यही कहेंगे, हम खुद आए भाई। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे देखो, मेरा विश्वास जो है ईश्वर पे बहुत है, और पूरी जिंदगी का तजुर्बा आप जब जिंदगी गुजारते हैं तो आप एक एक पल को अगर ऑब्जर्व कीजिए तो आपको यही लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए जो उसने सोचा हुआ है वही हो रहा है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही फिर मैंने कहना छोड़ दिया। वो मुझे लेके जाते थे ऑफिस टू ऑफिस। हमारे ज़माने में, उस ज़माने में ऐसा होता था कि ऑफिस टू ऑफिस जाते थे, फोटो दिखाते थे कि ये मैं हूँ और मैं एक्टर हूँ, आपके यहाँ अगर काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो ये सिलसिला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक एक पान की दुकान पे मैं सिगरेट छोड़ के बीड़ी पीने पे आ गया था। तो उस वक्त मुझे शेर भी याद आया था एक, कि कोठे पे रहने वाले सीढ़ी पे आ गए हैं, सिगरेट पीने वाले बीड़ी पे आ गए हैं। तो वो मेरे साथ गुजर रहा था। तो मैं बीड़ी खरीदा तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप नाटक में काम करोगे क्या? तानसेन नहीं, भीमसेन, चला दे अपना फैन। हमने कहा आई भाई, इसीलिए तो आया हूँ। उसने एक एड्रेस दिया विले पार्ले का कि यहाँ पहुंच जाना। वहां पहुंचा, दूसरे दिन अशोक को बताया कि ऐसा ऐसा है, कि तो जरूर जाओ। वहां पहुंचा तो कुणाल सिंह जो भोजपुरी के अभी पितामह हैं, उनको देखा था मैंने कि काफी खूबसूरत, बिल्कुल जितेंद्र के मुकाबले के हैंडसम आदमी। तो वो निकल के जा रहे थे। मैं गया अंदर, मालूम हुआ कि भाई ड्रामा जो है उसमें कॉमेडी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर के जहन में है धोबी का, तो वो कॉमेडी आप खुद लिखने लगी अपना सीन। अच्छा, उससे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स ये था कि हमने वो हमारी माँ, हमारे बड़े भाई के लिए रिश्ता आया, तो उससे पहले भी हमें समझाया गया था कि और नॉट कैपेबल, आप इस लायक नहीं है कि आपको कोई लड़की पसंद करे, आप किसी की शादी हो तो आपकी शादी भी तो होगी नहीं, क्योंकि आपके साथ कौन करेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था जहन में। तो उसकी को निकालने के लिए मैंने सीन जो लिखे उसमें पहली बार लड़की का रोल लिखा, बीवी का, धोबी की धोबन का। और मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं लड़की तैयार होगी कोई मेरे साथ काम करने को कि नहीं। तो इत्तेफाक से एक लड़की तैयार हो गई और हमने वो नाटक किया। नाटक तो बुरी तरह बकवास था, फ्लॉप हुआ, लेकिन मैं हिट हो गया उस नाटक से। बहुत लोगों ने सराहा, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार छोटे हाइट का एक्टर देखा, उससे पहले जोकर देखा था। तो ये प्लस पॉइंट मेरा वापस मतलब साबित होने लगा। फिर मैंने कई नाटक किए, फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि लीली भाई हमको नाटक करना है, आप नाटक कीजिए, डायरेक्ट भी आप ही कीजिए और मेन रोल भी आप ही कीजिए, सब आप ही कीजिए, लेकिन डायरेक्शन में नाम हम अपना देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय मैं जिसका पहला नाटक किया था उसके यहाँ नौकरी करने लगा, वो होर्डिंग बोर्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था, उसको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट देता था। तो मैं अपना लकड़ी काट के फ्रेम बनाता था, फ्रेम पर फिर पतरा ठोकता था, और वो पतरा लेके भी आता था मैं ट्रेन में।
काफ़ी मशक्क़त थी मेरी। और उन्होंने मुझे इसलिए रखा था कि मैं उनके लिए प्ले भी लिखूं और उनके लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखूं। और मुझे 1400 का वादा किया था उन्होंने, लेकिन हम 6 महीना उनके साथ रहे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया मुझे। खाना खिलाते रहे और मैं अब नाटक भी करता रहा, उनके लिए प्ले लिखा, उनके लिए फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। वो मेरी आदत थी सुनाने की, तो सत्यवान सिन्हा को मैंने सुना दिया। वो भी पटना के ही थे, एक्टर स्ट्रगल कर रहे थे। उनको मेरी कहानी बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा लिली मैं तेरी कहानी लिखवाऊंगा। ये खबर उनको पहुंच गई जनाब को, तो वो बिफर गए। और बरसात की रात थी, हमें उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, आप जाइए, आप गद्दार आदमी हैं। अब मैं बड़ा परेशान कि मैंने क्या गद्दारी की भाई। तो आप मेरे लिए लिख रहे थे, आपने इसको बेचने की बात कैसे कर दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि 6 महीना हो गया है, ये आदमी एक पैसा नहीं दिया है इसमें। और बीच में ऐसा हुआ था कि वो बाहर चला गया था, तो 1-2 दिन का खाना था, वो 1 हफ्ते में आने वाला था, लेकिन खाना जो था वो सामान सिर्फ 3-4 दिन का था। तो वो बना के मैं खा रहा था, घर पे ही था। उसके बाद फिर वो आई ही नहीं। अब खत्म हो गया, चावल दाल सब खत्म भी हो गया। और एक बार तो हमने कॉकरोच वाली दाल खाई है। जब मैं आया काम करके घर पे, तो देखा कॉकरोच पड़ा है। अब भूख इतनी जोर थी, कॉकरोच निकाल के मैंने दाल खाई। अजीब सी लगी फिर भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं मुझे। मतलब कॉकरोच से कोई नुकसान नहीं है, आप खा सकते हैं। वो साहब जो थे वो गायब हो गए और 15 दिन हो गया वो नहीं आए। और मैं जो 15 दिन से ज्यादा हो गया, मैंने जो खाया था उसके बाद 14 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पीता रहा। और पड़ोस को भी पता नहीं चलने दिया कि मैं भूखा हूँ। 14वें दिन मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। तो 14वें दिन मैंने पड़ोसी से 2 रुपए लिए। उस वक्त टिकट बहुत सस्ती थी ट्रेन की। वो लेके मैं खाड़ गया। खाड़ जाके एक दोस्त के यहाँ मैंने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला और मैं धाम से गिर गया वहीं पे। अब उसको समझ में आ गया कि क्या बात है। उसने ग्लूकोज डाल के पानी वानी पिलाया, सेब काट के खिलाया, मुझे जिंदा किया। फिर उस खाना वाना खाया। फिर उसी की पहचान से दूसरी जगह जॉब लगा। एक ही पैंट शर्ट थी, वही पहनता था। हफ्ते में एक बार जाके म्युनिसिपल बाथरूम में जाके उसको धोता था, फिर उसी को पहन लेता था। वो चलते चलते बदन पे सूखता था, उससे खुजली बहुत हो जाती थी मुझे। तो ये सब तकलीफें थी। लेकिन हम एक जो बात बहुत कमाल की थी वो ये थी कि मुझे कभी भी अंधेरा नहीं दिखता था फ्यूचर का। मैं कभी फ्यूचर के बारे में मेरे जहन में ही नहीं आता था। मुझे लगता था कि काम करना है तो होगा तो होगा। और लोग, हमारे दोस्त लोग जो हैं वो, हाँ एक बार क्या हुआ, एयर कंडीशन मार्केट गए हम और अशोक। तो वहाँ चंद्र वोरा जो खिलौना के डायरेक्टर थे वो खड़े थे एक ऑफिस के दरवाजे पे। और पटना के एक साहब थे जो थोड़ा सा काले भी थे, मतलब काले से थोड़ा कम, और कोई पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी, और बोलते भी मुस्कुन के साथ। तो सर आप मुझे एक बार काम दे के देखिए सर, मैं अमिताभ बच्चन की कुर्सी कर दूंगा। उस वक्त मैंने चंद्र वोरा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखी वो मुझे चुभ गई। ये तो फिर भी नॉर्मल है, मैं काम मांगूंगा तो क्या करेगा ये आदमी। तो मुझे लग गया कि ऐसे काम मांगने से मुझे काम नहीं मिलेगा। तो मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है। फिर उसने घुमा फिरा के कुछ ऐसा किया कि हम ने एक प्ले दावत किया। दावत में एक दोस्त थी हमारी मीनू पालीवाल, वो हमारी बीवी बनी थी प्ले में। उसके बाद वो प्ले हुआ, अच्छा हुआ। फिर जो है वो सिलसिला टूट गया। फिर वही भूखमरी। फिर खार में हम रहने लगे। खार में
जिसके यहाँ रहते थे उसको किराया मैं नहीं देता था क्योंकि उसके बच्चे को पढ़ाता था, तो वहाँ खाने का भी इंतजाम हो गया था। भाभियाँ हमारी लाइफ में बहुत आई हैं और सारी भाभियाँ मुझे बहुत प्यार करती रही हैं, तो भाभी के मामले में मैं बड़ा खुश था। तो वो भाभी जो है मुझे खिलाती थी। एक दिन एक लड़का आया, विकास, बोला कि यार तुमको मीनू पालीवाल बुला रही है। हमने कहा काहे को? तो चलो उसको काम है, उसने बुलाया है तुमको। तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, तो हम पृथ्वी थिएटर जाते कैसे, खार से सांताक्रूज से जू। तो हमने कहा कि देख मैं कल आऊंगा, उसको बोल दे। तो बोला कि ठीक है, वो चला गया। फिर मैं दूसरे दिन जो है वो पैसा लिया उधार अपनी भाभी से। उसके बाद पृथ्वी गया तो बैठी थी, उसको पूरा मैंने बताया कि ये हाल है। तो उसने मुझे 25 रुपए दिए और बोला कि ये ले, मुझे पास बनवा ले और ये आने जाने का बस का हो जाएगा। प्ले का नाम था दुलारी बाई और डायरेक्ट कर रहे थे हरि आत्मा। वहीं उसी प्ले में हमारी मुलाकात ओम कटारे से हुई और ओम में एक खासियत है कि वो आर्टिस्ट को बहुत जल्दी पहचानता है। तो हमारी उसकी दोस्ती हो गई। उसमें सुरेंद्र पाल भी था। ओम ने बोला कि लीली हम लोग जो हैं यात्री, मेरा ग्रुप है, उसमें हम प्ले करना चाह रहे हैं। एक सबदा शरद जी से हमने परमिशन ली हुई है, तो तुम डायरेक्ट करो। ठीक है, चलो करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि मार्केट का सीन था, उसको थोड़ा सा ये करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा सीन लिखा उसके पहले का। उसके बाद रिहर्सल करवाई, मूवमेंट सब हमने सेट कर दिया है इंटरवल तक का। तो शरद जोशी को बुलाया गया देखने के लिए। अब वो तो एकदम भी फर गए, वो नहीं, ये लड़का नहीं चाहिए, एक बकवास इसने क्यों सीन लिखा, एडिशनल सीन क्यों लिखा, इसको हटाओ, वापस करो मेरा परमिशन। तो ओम ने उनको पटाया कि चल इसको मैंने हटा देता हूँ, आप परमिशन हो तो मत दो। तो फिर वो आया, लिली ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने जान दे, कोई बात नहीं, तो कर ले। तो अखिल मिश्रा से डायरेक्ट करवाया और मूवमेंट सब वही रखी जो मैंने कंपोज की थी। फिर मुझे जुग्गन का रोल करने को कहा, तो मैंने कहा करेंगे जुग्गन का रोल। अब ये नहीं मालूम था कि जुग्गन के रोल से क्या होगा, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें अलागात करते हुए रोता हुआ आता था, रोता हुआ जाता था, ऐसा ही था उसका। उसको देखने गुलजार भाई आए। गुलजार भाई ने आनंद को बोला कि जाके देख के आगा, उसमें लिली को देखना। अब आनंद महेंद्रू आए, पूरा प्ले देख के लिली नजर नहीं आई उनको। जाके उन्होंने गुलजार से कहा कि भाई उसमें लिली तो नजर नहीं आई। अबे जुग्गन धोबी का जो रोल कर रहा है वही है लिली। तो अच्छा वो है तो कमाल का है। और उसके बाद जो है वो जुग्गन धोबी ने मुझे रातों रात जो है वो स्टार बना दिया थिएटर में। MM फारूकी उर्फ लिलीपुट साहब अपनी कहानी कहते कहते अपनी कहानी के उस मोड़ पे हैं जहां से उनकी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मेरे किस्मत के साथ यही रहा। मैं जब आया तो मुझे बड़ा हाथों हाथ लिया गया और मुझे लेकर के बहुत सारी फिल्में का लोगों ने प्लान किया, लेकिन डेस्टिनी में नहीं था तो बनी नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हम जैसे लोग हैं, सब जगह हैं। और सब जगह बिहेवियर जो है वो होता क्या है कि ऐसे लोगों से लोग सिंपैथी तो जरूर रखते हैं, लेकिन अपना कहने में शर्माते हैं। जानेंगे उनके इस दिलचस्प कहानी को, लेकिन अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी फरमाइशें और आपके फीडबैक हमें लगातार मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आप भी इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।